आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। सुबह वाली क्लास आप सभी ने लगाई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सुबह जो आपकी क्लास है वो 11 बजे से हुई थी, करीब करीब 12:15 12:30 बजे तक वो आपकी क्लास जो है चली थी। देखिए मुकेश, आपने क्या इस महीने की सभी स्पेशल क्लासेस लगाई हैं? सुबह वाले क्लास का सभी लोग मुझे एक बार स्कोर बताना अपना, 85 में से हम कहाँ पे खड़े थे। अगर आपने सभी क्लासेस लगाई हैं मुकेश, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और रिवीजन करें। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने ऑल क्लासेस देखी हैं तो मैं आपको 2-3 कैटेगरीज बताता हूँ। 85 में से अगर आप जो है 80 टू 85 वाले जोन में है, तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बट सिली मिस्टेक्स को बंद करें। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर 70 से 80 के बीच में है, तो मैं कहूंगा कि जो टफ क्वेश्चंस हैं वो करने में आपको थोड़ी तकलीफ होती है, तो डेटा को रिवाइज करने की आप कोशिश करा करें, क्योंकि डेटा आप भूल जाते हैं अगर आपको ट्राइफेड वाला सवाल दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं 70 से जो है 60 के बीच में, तो उस केस में आपको थोड़ा सा डेटा पे पकड़ बनानी होगी और सिली मिस्टेक्स थोड़ी सी कम करनी होगी। अगर आप 60 से कम है, फॉर एग्जाम्पल आप 50 से 60 के बीच में है, तो मैं कहूंगा जी यहाँ पर आपको मल्टीपल रिविजन की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आप इससे कम है तो चांसेस है कि आपकी क्लासेस मिस हुई होंगी, तो क्लासेस को अच्छे से लगाया करें। ठीक है जी, ये कैटेगरीज है। जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है उसमें सिली मिस्टेक बंद करनी है। जो 70 से 80 है उन्हें टफ क्वेश्चंस का डेटा रिवाइज करना है। 70 से 60 वाले हैं यहाँ पर दोनों काम करने हैं और बाकी रिवीजन करना है। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया। मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मैं 85 में से 85 सही करूं, तभी जाके दोस्त कुछ हो पाएगा। यानी जीके में रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में दिख जाए, इसके चांसेस बहुत ही कम है। इसके चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर हमें रिपीटेड दिखने के बाद भी हम उसे गलत करते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमारी किस्मत हमारे साथ थी कि क्लास का सवाल पेपर में आ गया, बट सोचो हमने उसे भी गलत कर दिया, तो ये हमारे पार्ट पे ब्लंडर है ना। तो मेक श्योर इन चीजों पे फोकस करें। टारगेट हमेशा परफेक्शन का ही रखें। मैक्सिमम बच्चे कमेंट करने के चक्कर में जो है आधी आंख से सवाल को पढ़ते हैं, उस तरीके काम नहीं बनता। सवाल ढंग से पढ़े, ईमानदारी से तैयारी करें, बिकॉज आप अकेले हैं, इस बात को भूले नहीं। यू आर अलोन। बुरा लग रहा होगा सुन के, बट दिस इज द रियलिटी। इस फील्ड में आप अकेले हैं, आपका परिवार, मैं, हम आपका सपोर्ट सिस्टम है। लड़ने अकेले जाना है, जीत के भी अकेला आना है। सच यही है। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ डेटा से, कंटेंट से, नॉलेज से या साइकोलॉजी से, लेकिन तैयारी आपको खुद ही करनी है। ठीक है जी, चलो। ये सुबह 11 बजे क्लास हुई थी, जिसमें मैंने आपको एक रिवीजन टेस्ट लिया था, और ये करीब 12:15 बजे तक चली थी। 85 सवाल हमने इसमें लगाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुबह देख लेना। सुबह की क्लास है, आप आराम से देख लेना। बाकी डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब है, यहाँ पर भी एक अनअकैडमी का आस्क डाउट फीचर, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं, अगली बैच में नहीं थी, ये स्पेशल क्लास थी आपकी। ठीक है, आप लोग मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, आप सेशन में प्लीज बने रहें, और मैं आपसे अभी कनेक्ट करता हूँ। कुछ मेरे पार्ट पे इशू आ रहा है, रुकिए। आपके पार्ट पे सब चीजें स्मूथ चल रही है, कॉमेंट वगैरह? ठीक है, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं एक बार बढ़िया से रिफ्रेश करता हूँ एक, और मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट करता हूँ। चलो शुरू करते हैं जी। आज की कहानी थोड़ी सी डिले हो गई स्टार्ट होने में, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो शुरू करते हैं। देखिए हमने जो अभी तक बात करी है 1940s के अंदर हम पहुंच गए। 1940s के अंदर हमने 1940 की बात कर ली है, फिर से 1940 की बात कर ली है, फिर 1942 की बात कर ली है, फिर 1942 की बात कर ली है, हम 1946 की बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता 1940 1942 क्या है, तो कल की क्लास आपकी मिस हुई होगी। 1940 में आया था अगस्त ऑफर, जिसके खिलाफ हमने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह करा था। उसके बाद आया था 1942 में आपका क्रिप्स मिशन, जिसके खिलाफ हमने क्विट इंडिया मूवमेंट करा था। ठीक है, यहाँ तक ऑल गुड है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरी तरीके समझ चुके हैं। चले दोस्तों आगे। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक ऑल गुड है जी। अब 1946 से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है कि हमारे पास 1946 में कुछ चीजें आ रही हैं जो कि हमारे हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा संविधान कैसे रूप लेता है। ये हमारा पॉलिटी का पार्ट पड़ता है। अब ये मेरी अच्छी किस्मत कहो या आपकी अच्छी किस्मत कहो कि आपको दोनों चीजें एक ही इंसान पढ़ाने वाला है, तो यहाँ पर एक बेहतरीन अपना कनेक्शन बनेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, हिस्ट्री किसी और से पढ़ते हो, पॉलिटी किसी और से पढ़ते हो, तो जो बीच वाला इलाका है वो हिस्ट्री वाला कह देता है पॉलिटी वाला पढ़ाएगा, पॉलिटी वाला कह देता है हिस्ट्री वाला पढ़ाएगा, या फिर दोनों पढ़ा देते हैं। दोनों ही केस में बच्चे का या तो समय का लॉस या कंटेंट का लॉस हो जाता है। तो ये जो एक फ्लो है, हम यहाँ से बहुत अच्छे से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी हिस्ट्री से पॉलिटी का जो कनेक्शन है, देखिए हमारा संविधान क्या है। हमारा संविधान वही तो है जो अंग्रेज बना के छोड़ गए थे। हमने वो आखिरी के जो 10 साल है उसमें हमने अंग्रेजों से अपना संविधान बनवाने की कोशिश करी। फाइनली हमें मौका मिला, हमने अपना संविधान बनाया। तो जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो माउंट बैटन प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान है, ये सब एक ही है। क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही तो हमें अधिकार मिला था संविधान सभा बनाने का। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो एक मैं यहाँ से एक बढ़िया सा कनेक्शन आपके लिए बनाऊंगा। जो मुझे आपसे जरूरत है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने क्विट इंडिया मूवमेंट करी थी 1942 में अगस्त के महीने में,
8 तारीख को, इसी को हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अगर आपको इतना पता है तो यहाँ से हम कहानी को आगे लेके जा सकते हैं। थोड़ा-सा सेशन भारी रहेगा कंटेंट वाइज़, यानी थोड़ा-सा आप कहेंगे गुंजल पड़ेगा यहाँ पर, और उस गुंजल को हम कोशिश करेंगे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। फोकस मैक्सिमम करना होगा आपको, तभी जो है आपको मजा आएगा, ठीक है? बाकी क्लासेस आपकी ऐड हो गई हैं, ये मेरी ड्यूटी है कैसे क्या क्लास ऐड होनी है, इस चीज़ की चिंता आप बिल्कुल भी मत करा करो, ठीक है? चलो, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए दोस्तों? सभी ने एक साथ रिजेक्ट करा था इसे। चलो, चलते हैं जी आगे। थोड़ा-सा मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि हमारा संविधान जो है, इसने किस तरीके जन्म लिया है, यानी जो हमारा संविधान है, इसका मेकिंग क्या है, यानी हम कह सकते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने हेडिंग चाहे तो आप डाल सकते हैं कैबिनेट मिशन, चाहे तो आप डाल सकते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। सजेशन ये है कि अभी के लिए कोई हेडिंग मत डालो, पहले बातों को सुन लो, फिर एंड में जो मन करे वो हेडिंग डाल देना, नहीं मन करे मत डालना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? अब ध्यान से बात को सुनो। देखिए, हमारे संविधान बनाने की जो डिमांड है ना, बहुत पहले से हो रही है, बहुत पहले से। अब मैं आपके कमेंट का बेटा कोई आंसर नहीं दूंगा, अभी के लिए प्लीज आप इधर फोकस करें, ठीक है? चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो रॉलेट एक्ट नहीं है, लेकिन दोनों सेम टाइम की बातें हैं। रॉलेट एक्ट अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है। चलो, अभी के लिए आप फोकस करेंगे, कमेंट्स आपके पूर्णतः इग्नोर करे जा रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? आप उसके बाद भी नहीं मानेंगे सभी लोग, तो आपके कमेंट्स ऑफ कर दिए जाएंगे। अभी के लिए आप फोकस करें। देखिए, बाल गंगाधर तिलक साहब जो है, जिनकी बात हमने नहीं करी मजबूरी में, क्योंकि हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे, ये बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी थी अपने ज़माने की, बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी, मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की क्या ही बताऊँ मैं आपको, शब्द कम है इनकी पर्सनैलिटी के आगे। इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स से कहा, ये अनऑफिशियल कुछ बातें हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, तो मैं अनऑफिशियल कहूँगा। इन्होंने जो है डिमांड रखी इनके आगे कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। 1895 में इन्होंने क्या करा, डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये डिमांड जो है, इट वाज सिंपली डिनाइड। सोच के देखो ना, 1946 में जो चीज पूरी हुई हो 1895 में तो क्लियरली मना कर दी गई होगी। तो इतने सिरे से इसे खारिज करा गया था कि इसका जिक्र भी आपको कहीं खास नहीं मिलेगा, बट कुछ बढ़िया किताबें हैं जहां पर ये बात लिखी गई है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिमांड करी। एक महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने भी डिमांड करी थी 1922 में कि इन्होंने भी कहा था कि हमें जो है संविधान चाहिए, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का इस्तेमाल ना करके इन्होंने कहा था कि हमें चाहिए सेल्फ गवर्नेंस। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, अभी नहीं समझोगे तो बाकी सेशन समझ नहीं आएगा। यानी इन्होंने ऑफिशियली कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है? इनफैक्ट इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन की जगह बस ये कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, यानी एक असेंबली होनी चाहिए जिसमें हम अपने लोगों को जाकर बैठा सके और उनसे अपनी मर्जी के काम करा सके। और यही असेंबली आगे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानी जाएगी। ये तो आप समझ गए होंगे कि पहले सुनना जरूरी है लिखने से, क्योंकि लिखने का टाइम तो आपको दिया जाता है, तो क्यों ना पहले समझ ले बातों को। बाल गंगाधर तिलक साहब जो है उन्होंने कहा भी कुछ असेंबली होनी चाहिए, ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जैसा कोई शब्द नहीं आया, सिरे से खारिज हो गया। महात्मा गांधी जी ने इनडायरेक्टली कहा कि हमें अपनी सरकार खुद बनानी है, तो वो भी एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, और ये भी बात जो है सिरे से निगलेक्ट हो गई। माना जाता है कि महात्मा गांधी ने इतने कॉन्फिडेंस से बात कही थी कि हमें दो मत तुम, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे, हमारा ये अधिकार है, हम इसे खुद ले लेंगे। अब अगेन ये देखिए उस जमाने में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो क्या बताएं, जो किताबें कहती है वही मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी क्लियरली जानते थे कि अगर ब्रिटिशर्स हमें कोई चीज देंगे ना, तो वो अपने फायदे के हिसाब से उसे बना के देंगे। तभी तो हमने 1940, 42 सब रिजेक्ट करे, हमें पता था कि अल्टीमेटली कोई इनका फायदा इसमें जरूर होगा। क्या दोनों बातें आप समझ गए? आप आज नोटिस करेंगे तो मैं आपको कल से बिल्कुल अलग तरीके पढ़ा रहा हूँ। यही मेरा काम है कि हर डोमेन को, हर तरीके चीजों को कवर करते चलना, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक साहब जो है, महात्मा गांधी जी जो है, इन सब ने डिमांड करी, बट कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ खास जो है बात नहीं बन पा रही। इसी तरीके की एक सिमिलर डिमांड जो है वो करी गई थी 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। आप समझते हैं कि ये 1920s का जो समय है, उस समय मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, तो माना जाता था कि इनकी जो बात है ये तो सुन ही ली जाएगी, बट ये भी डिनाइड, यानी ये भी डिनाई हो गया, डिनाइड, मना कर दिया गया, ये भी डिनाइड, ये भी डिनाइड। यानी बहुत बड़े बड़े लोग कुछ मांग रहे हैं, बट बड़े तो हमारे लिए है ना, उनके लिए तो हम सब गुलाम हुआ करते थे, तो सबको मना कर दिया गया। 1934 में एक पर्सनैलिटी ने डिमांड करी जिनका नाम था M.N. रॉय। बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी, यूपीएससी होता तो इन पे चर्चा हम 15-20 मिनट आधा घंटा करते, बट मजबूरी है, एसएससी जहां तक जाता है वहां तक हम जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी, तो इस बार लोगों को सच में उम्मीद थी कि मान ली जाएगी, बिकॉज M.N. रॉय साहब कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात तो मानी जानी चाहिए, बट डिनाइड। अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी क्लियरली यहाँ पर मना हो गया है, बड़े बड़े लोगों ने सब कुछ डिमांड कर ली है, किसी की नहीं सुनी जा रही है, ठीक है? फटाफट पहले आप इस पेज को नोट करें अपने पास, हम आगे चलते हैं।
सजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन लिख के काटे, जैसे मैंने काटा है। ये इंटेंशनल है जिससे कि पेपर में आप थोड़ा-सा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, कि पेपर की स्टेटमेंट के हिसाब से वो अपने आंसर निकालते हैं। अभी हेडिंग ना डालें मेरे हिसाब से तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डाल सकते हो। इफ यू वांट आप हेडिंग डाल सकते हो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू वांट आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हो। ठीक है जी? ठीक है बेटा, जो मन करे वो हेडिंग डाल सकते हैं। मोहन बेटा, दोनों में से जो कोर्स आपका मन करे वो आप लगा सकते हो। अगर आप ये वाला कोर्स लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ इसमें मैंने कुछ डेटा ऐड करा है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने अभी वो ज़्यादा जो टॉपिक्स आपने वहाँ से पढ़ लिए हैं, वो वहाँ से पढ़ लो, बाकी टॉपिक्स आप इस कोर्स से पढ़ लो। ठीक है? देखिए प्रियम बेटा, ये कोई वादा नहीं कर सकता। ये जो इंसान ये वादा कर दे वो वादा झूठा है। मैं ऐसे वादे नहीं करता। ऐसा कोई कोर्स नहीं है देश में जिसके बाहर सवाल ना आए, बिकॉज़ हर बार नए सवाल बनते हैं। आपने देखा कई सारी किताबें हैं जिसमें 10-10 हज़ार सवाल दिए जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें 10,000 अगली बार 11,000 क्यों बन जाते हैं? 12,000 क्यों बन जाते हैं? बिकॉज़ हर बार नए सवाल बनते हैं ना, तो मैं ऐसा वादा बेटा नहीं करता। हो सकता है आपको मेरी बात आज के ज़माने की लगे ना, पसंद ना आए कि सर आजकल तो सब कहते हैं, आप तो इतना डिटेल में पढ़ा के भी ऐसा वादा नहीं करते। जी हाँ, मैं नहीं करता ऐसा वादा, क्योंकि मुझे पता है कि नए सवाल बनते हैं और वो बनेंगे। बेटा जब तक नए सवाल नहीं बनेंगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जीके ही है जो कट ऑफ को 132 पे लेके आई है। अगर जीके आसान आ गई ना बेटा, तो ये पेपर नहीं निकलेगा आपसे, बुरा मत मानना। यही सत्य है कि जीके भारी है, रीजनिंग भारी है, तब जाके कट ऑफ यहाँ पे आई है, वरना 160 टच कर रही थी कट ऑफ। तो पेपर भारी बनेगा, नए सवाल बनेंगे। ये मैं कह सकता हूँ, सारे नहीं, मैक्सिमम सवाल आप सही करके आएँगे। जो बाकी बच्चे करके आएँगे, आप उससे ज़्यादा ही सवाल सही करके आएँगे, ये मेरी यहाँ पे आपके साथ कोशिश रहेगी। ठीक है? बेटा फटाफट से नोट करें, आगे चलते हैं। आगे चलें। इस वाली स्लाइड से कैसे क्वेश्चन आएँगे? अब कुछ खास नहीं बनेगा। ये बन सकता है एमएन रॉय साहब ने कब डिमांड करा, महात्मा गांधी जी ने कब करा, इस तरीके के। किसने सेल्फ गवर्नेंस डिमांड करी थी? अच्छा, अगर आप डेटा पे ही देखते हैं तो ये जो हू डिमांडेड सेल्फ गवर्नेंस, एलडीसी, एमटीएस, स्टेट पीसीएस, तीनों में सवाल पूछा गया। मैं बस क्लास में शोर नहीं मचाता, मैं सिंपल तरीके बात को डिलीवर कर देता हूँ। चलें आगे दोस्तों। ये स्टेट लेवल पीसीएस का सवाल है, ये एमटीएस का सवाल है, ये आपका जो है एलडीसी का सवाल है। आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। फाइनली एक ऐसी पार्टी जिससे सबको उम्मीद थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी है और 1920s 1930s तक बहुत ही जो है बड़ी पार्टी बन चुकी है। इन्होंने डिक्लेयर्ड, ऑब्वियसली ये डिक्लेरेशन अनऑफिशियल है, क्योंकि हम पे पावर तो है नहीं, तो हम कुछ भी कर रहे थे तो सब अनऑफिशियल हो रहा था। अनऑफिशियल डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेयर करा इन 1938 दैट Indians will make a constituent assembly। यानी हमने खुद ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया। और ये डिक्लेयर किसने करा? ये डिक्लेयर करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने डिक्लेयर करा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये बात आप समझ पाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर करा। अब देखिए, आपको समझना होगा थोड़ा सा। मैं आपको वापसी लेके गया हूं, मैं 1920s 30s में फिर से ले आऊं, जबकि हम कल 1946 में जी रहे थे, क्योंकि यहां से अब हम चलेंगे ना तो कवर बढ़िया से होगा। यहाँ पर अभी हमें गुलाम है, हमारी कोई औकात नहीं है। सुनने में चुभता है ना, सोचो इन्हें कितना चुभता होगा। इतने बड़े, इतने पढ़े लिखे लोग, सबके सब एक साथ, उस समय भी गुलामों की तरह हमें ट्रीट करा जाता था। और क्लियरली हमारी बेइज्जती करी गई। हमें कहा गया कि एक गुलाम की इतनी शक्ति कैसे हुई, एक गुलाम की ताकत इतनी कैसे हुई कि इसने खुद ही कुछ बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी ब्रिटिशर्स ने हमें पूरे तरीके नकार दिया और सीधा-सीधा धमकी दी कि भाई जो है ये सही बात नहीं है तुम्हारी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ये हमें धमकी दी और इसको लेके क्या हुआ, बहुत लोगों को उजागर करा गया। जो महिलाएँ हैं उन्होंने, जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ, समझदार महिलाएँ थी, उन्होंने जो है बाकी सबको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। आपने सुना है नुक्कड़ नाटक होते हैं, नुक्कड़ सभाएँ होती हैं। कभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज़ वो इस काम में मुझे बेस्ट लगते हैं वो। और भी बहुत होंगे डेफिनिटली, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को ज़्यादा देखा है। उसमें क्या होता है, देखिए एक मैसेज कन्वे करा जाता है। एक मैसेज जो है कन्वे करा जाता है एक परफॉर्मेंस के द्वारा, यानी कोई स्ट्रीट अवेयरनेस लोगों को दी जाती है। ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? एक प्ले टाइप होता है जिसमें आपको कोई ना कोई मैसेज जो है दिया जाता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है जी? अब थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। 1938 पे है तो हम बहुत पीछे भी नहीं गए। ठीक है? अब यहाँ पर एक, उस जमाने में एक वाइसरॉय हुआ करता था। बहुत बढ़िया। लॉर्ड डफी। अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे, वाइसरॉय हुआ करता था। अब मुझसे ईयर मत पूछना, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अभी फ्लो में मेरी बात को समझ लो। इससे चिंता हो गई कि ये तो गड़बड़ है, वाइसरॉय है तो दिमाग वाला तो है। और ये लॉर्ड डफी जो हुआ करता था, यही एक तरीके से आप कहेंगे इसी की वजह से बनी थी आईएनसी।
क्योंकि इसी ने कहा था कि ये तो यार बहुत अलग-अलग लेवल पे जो है रिवोल्ट करते हैं और ये अलग-अलग लेवल पे जो है आप कहेंगे कि डिबेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इन्हें ना एक साथ कर देते हैं और एक पार्टी बना के इन्हें दे देते हैं और एक पार्टी एओ ह्यूम ने बनाई थी, शायद आपको याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा-सा टच दे रहा हूँ आपको, आईएनसी एक अलग से हम टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चलें आगे। अभी के लिए ज़्यादा डिस्कशन वाइसरॉय का नहीं करेंगे, थोड़ा-सा आगे की तरफ चलते हैं। बाद में इसे बड़ा दुःख हुआ। अरे कहानी कुछ ये है कि यहाँ से मैं अटैक करता हूँ, यहाँ से वो अटैक करता है, यहाँ से ये, यहाँ से वो, सब अलग-अलग तरीके। तो इनने कहा एक काम करो, सबको एक साथ ले आओ। पतले-पतले छेद अगर मैं किसी बाल्टी में करता हूँ, तो क्या कोई इसे कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा जी। तो एक काम करते हैं, सबको एक साथ एक मोटे पाइप बना देते हैं। सारे के सारे रिवोल्ट यहीं से होंगे, इसको ही दबा देंगे, तो चीज़ें कंट्रोल में हो जाएँगी। क्या बात को आप समझ पाए? मैं आपको आईएनसी की फॉर्मेशन के पीछे छुपी हुई कहानी लिख के बता रहा हूँ, कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एंड में यही पाइप जो है इतना बड़ा हो जाएगा कि बाल्टी ही टूट जाएगी। दोबारा सुनिए, छोटे-छोटे अलग-अलग इलाकों से रिवोल्ट हुआ करते थे और इसने दिमाग लगाया कि इन्हें सबको एक साथ कर देते हैं और उसी मान लेते हैं उसी होल को, उसी पाइप को दबा देंगे। वो इतना बड़ा होल हो गया कि बाल्टी ही टूट गई। यानी उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी लोग के साथ मिलके देश को ही आज़ाद करा दिया, है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। 1940s में मैं फिर से आ चुका हूँ जी। आईएनसी, वाईएनसी की बात अलग से करेंगे। 1940 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, शायद आपको याद होगा। 1940 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 1939 में शुरू हो गया था। 1940 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब हमारे पास थी सेना, यानी हमारे पास थी पॉपुलेशन। इंडिया के पास, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये तो आप समझ गए होंगे, ये सब नोट नहीं कर पाओगे। बेटे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी ना इसके नीचे अगस्त ऑफर लिखने वाला हूँ। तो मैं दोबारा वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ अब नए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब नोट मत करो, चीज़ों को सुन लो। नोट करा है ना बचपन में, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कॉलेज सब नोट करते आए हो। एक बार बिना नोट करे समझने की कोशिश कर लो। समझ जाओगे, पेपर में टिक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और हमारे पास थी पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन तो इतनी थी कि बस क्या बताएँ। जानते ही हैं आप तो दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे आ जाएंगे बहुत जल्द। तो पॉपुलेशन होने की वजह से इन्होंने सोचा कि अगर ये इंडियंस हमारा साथ दे दें, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन क्या इंडियंस को कोई ज़बरदस्ती लेके जा सकता है? ज़बरदस्ती थोड़ी कोई कहेगा जाओ गोली मारो, वो तो कोई सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हमें टॉफ़ी दी गई। आपको शायद याद होगा, एक टॉफ़ी दी गई थी हमें 1940 में। उस टॉफ़ी का नाम था अगस्त ऑफर, कि हमारा साथ दे दो। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा ना, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। वही कल वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, तो कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को सुनना है। हमने कहा क्या फालतू बात करते हो, हम क्या करेंगे इसका, तो हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्या बात को आप समझ पाए? रिजेक्ट करने के बाद ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया और 1942 में एक इंसान को बुलाया जिसका नाम था लॉर्ड क्रिप्स। कल वाली ही बात है। और लॉर्ड क्रिप्स बहुत ही चालाक माना जाता है, बहुत ही समझदार इंसान जो है। इसकी लीडरशिप में एक मिशन बनाया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। इसे पता था क्रिप्स को कि भारतीयों में एक दिक्कत है, ये है इमोशनल फूल। भारतीय इमोशनल है और सच में है। मतलब गारंटी है जी, मैं कह सकता हूँ आप और हम में ये कमी है। अब हो सकता है पूरी दुनिया में हो या ना हो भैया, हम में तो है, मुझ में भी है, आप में भी जरूर होगी। कोई अगर आपसे अच्छे से बात कर लेगा ना, तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा कदम चलने की कोशिश करोगे। चलो मेरे में तो होनी चाहिए, मेरा काम ऐसा है। क्योंकि अगर मैं एक टीचर होने के बाद भी बच्चों के लिए वो दिल नहीं दुखाऊंगा, तो फिर मैं काहे का टीचर। बट इन जनरल ये एक नुकसानदायक चीज है। मेरा काम, डॉक्टर्स का काम, या इन जनरल जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल जॉब्स हैं, उसमें ये दिल दुखाने की कला होनी चाहिए। वो नहीं है तो फिर काम खराब है। बट इन जनरल पूरे देश में कला होना नुकसानदायक है, बिकॉज़ हमें प्यार से जो है मना लिया जाता था हमारे ही खिलाफ। तो यहाँ पर इसने दिमाग लगाया, इसने कहा बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, इनका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? और क्रिप्स मिशन जब आया, तो क्रिप्स मिशन में इसने क्या करा, झूठे वादे कर दिए कि हाँ भाई हाँ, तुम्हें आज़ादी चाहिए ना। 1942 में बात कह रहा हूँ, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा ना, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। इसने वादा कर दिया पब्लिक के बीच में आके कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम क्यों चिंता करते हो? समझ पा रहे बात को? लेकिन इस बार इंडियंस नहीं माने। इस बार इंडियंस ने इसे हिंदी में बोला, भैया लॉर्ड क्रिप्स वापस जाओ। और इतनी हिंदी इसे भी आती होगी कि समझ गया होगा क्या है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्ड कहानियाँ जो आपको एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलेगी। मतलब लॉर्ड क्रिप्स वापस जाओ, समझ गए ना? स्लोगन टाइप वैसे बोलते थे लोग और इसे बड़ा बुरा लगता था यार, दिल से बुरा लगता है यार। लॉर्ड क्रिप्स हूँ, मजाक में क्या? चिप्स थोड़ी हूँ, क्रिप्स हूँ, तो कुछ तो इज्जत रखो। और ये जो है वापसी जाता है और वापसी जाता है और वापसी जाके रिपोर्ट सबमिट करता है जी, ये ना हो पाई, ना मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा। यानी ये समझ गया था और इसने वहां जाके क्लियरली कह दिया कि अब जो है ये लोग नहीं रुकने वाले हैं, अब हमें जो है इन्हें आजाद करना ही होगा। इसी वजह से अब जो इससे अगला आया था वो था वो जिसे हमने एक्सेप्ट करा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी जब क्रिप्स भाई ने ही कह दिया कि ये नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब वो समझ गए थे कि हाँ ये नहीं हो पाएगा, अब इन्हें आजाद करना ही पड़ेगा। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया,
सुना होगा आपने, एक बड़ा फेमस शेर है, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो इन्होंने भी यही दिमाग लगाया कि जो हमारा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं होगा, यानी इस देश को क्यों ना जाते जाते बर्बाद कर दिया जाए, यानी इस देश के टुकड़े कर दिए जाए। और यही दिमाग लगा के जो है फाइनली पार्टीशन वाला जो पॉइंट था उसे जन्म मिला, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो 1909 से चल रहा था। तो वो जो 30 साल की इनकी मेहनत थी वो काम करेगी। और वो जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप करा था वो तब भी था, वो आज भी है। 1909, 1910, 1911 से 2021 में है, आज तक वो टेंशन जो है और आगे भी रहेगी। क्या समझ पा रहे हैं बात को? पक्का भैया समझ आ रहा है? मैं इस समय जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं देख रहा है एनटीपीसी के बच्चे हैं, एसएससी के हैं, यूपीएससी के हैं, स्टेट पीएससी के। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हर एग्जाम कवर होगा, ये वादा है मेरा। बस ध्यान से ईमानदारी से सुनते रहो, ठीक है? 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, मेरे लगेंगे, आपके लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीख के जाएंगे। अगर वो 2-4 घंटे ना लगाए तो 60-70 घंटे भी बेकार हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीख गए हैं आप। अभी तक जो आपको नोट करना था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इस पेज पे जो बातें लिखी हैं ये नोट करनी थी, उसके अलावा इस पेज पे कुछ भी खास ऐसा है नहीं। ये इग्नोर कर सकते हो, अभी तो इग्नोर कर दो, ये इग्नोर कर देना क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए हम जो है इस बात को नोट कर सकते हैं बस, ठीक है? आगे चलते हैं। इस पेज पे कुछ भी खास ऐसा नोट करने वाला नहीं है। चलिए आगे। फिजिक्स का कोर्स बेटा केमिस्ट्री के बाद आएगा रसगुल्ला, आप मान के चलिए फरवरी में जहाँ तक आएगा। बाकी मैं आपको प्लान करके बताता हूँ, फरवरी अभी के लिए आप मान सकते हैं, ठीक है जी? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? अब मैं उम्मीद करूंगा कमेंट्स थोड़े से आप कम करेंगे। और अब हम कल वाले ट्रैक पे पहुंच चुके हैं। फाइनली एक मिशन एक आया 1946 में, जिसे हम जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से। कुछ देर के लिए जिंदगी ना जिए, एंजॉय ना करें, फोकस करें, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो काम का है। 1946 की मार्च में आया कैबिनेट मिशन प्लान, यहां से आप चीजों को नोट कर सकते हैं। और ये जो आया था क्रिप्स मिशन के रिपोर्ट सबमिशन के बाद आया था, याद है ना? क्रिप्स गया था, कहा था, फिर वो अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर में उलझ गए, तो बीच के 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। फाइनली वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन प्लान आया। और इसे कैबिनेट मिशन इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसके अंदर कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे। जैसे हमारा कैबिनेट है, जैसे हमारे पास रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, इस तरीके के 3 मंत्री जो है यहाँ पर आए थे, बड़े मंत्री थे वो। और इन्होंने जो है एक प्लान लॉन्च करा था जिसे कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से हम जानते हैं। ये 3 नाम है। पहला है पी लॉरेंस पेंथिक लॉरेंस, दूसरे नंबर पे है स्टैफर्ड क्रिप्स, ये वही वाले स्टैफर्ड क्रिप्स है जो पहले आए थे, तो ये दोबारा आए हैं। तीसरे नंबर पे है एवी एलेक्जेंडर। इतने इंपॉर्टेंट नाम है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जी हाँ, इनडायरेक्टली हमारा बहुत लॉस हुआ था नित्या, हमारी बहुत सेना मरी थी। पेंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा आपको एक चौथा ऑप्शन देके कहेगा बताओ कौन इसका हिस्सा नहीं थे, बताओ इनमें से कौन हिस्सा थे, और एक नाम आपको दे देगा। समझ पा रहे हैं? इसके जो हेड थे ये भी आपसे कभी कभार, अगर आप स्टेट पीएससी वगैरह देते हैं तो इसके हेड आपसे पूछ सकता है, ये थे इसके हेड। बाकी हेड नाम के ही थे क्योंकि 3 लोग आए थे, तो तीनों की ही बात पूरी मानी जाती है, तीनों को ही एक जैसा माना जाता है, ठीक है? ठीक है जी, फटाफट नोट करें। ये लोग एक अपना प्लान लेके आए हैं, 3 लोग हैं, 3 मिनिस्टर्स हैं, और इसलिए इसे कैबिनेट मिशन प्लान बोला जाता है, ठीक है जी? देखिए, लॉर्ड जनरली उनके लिए लगाया जाता है जो माना जाता है कि गलत फैसला नहीं ले सकते। रसगुल्ला चाहे तो मेरे बैंकिंग कंप्यूटर अवेयरनेस के कोर्स से, चाहे तो अरिहंत वाली किताब से, किसी भी किताब से, अभी के लिए आप इधर फोकस करें। 1946 में ये मिशन आया और आते ही जो है मुस्लिम लीग ने कहा कि कुछ भी कर लो, हमें अलग होना है। और इस बात से बहुत ही खुश हो गए ब्रिटिशर्स। याद करो, पिछले पेज पे बताया था मैंने आपको कि यही तो ये चाहते थे, तो ये खुश हो गए बड़े। मुस्लिम लीग जो है इन्होंने कहा कि हमें अलग होना है, और मजा आ गया। इन्होंने कहा ये हुई ना बात। बट आईएनसी ने कहा कि हमें अलग नहीं होना, बिकॉज अलग होने का मतलब है देश छोटा हो जाएगा और हम ऐसा नहीं चाहते। अलग नहीं होना हमें। देखिए, एक जॉइंट फैमिली होती है, जिस जॉइंट फैमिली में कोई मान लेते हैं कोई ऐसा छोटा सा सदस्य है जो ज्यादा परेशान करता है, तो उस केस में क्या है कि उसे अलग नहीं करा जाता, बिकॉज उससे बड़े परिवार का भी नुकसान है और छोटे परिवार का भी नुकसान है ना? तो मतलब आईएनसी इस बात को समझती थी, बिकॉज देखिए आईएनसी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इस बात को समझती है कि हाँ भाई ये चीज गलत है, तो आईएनसी ने इस बात को मना करा अलग होने से। मुस्लिम लीग ने इस बात को सपोर्ट करा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर क्या हुआ, फाइनल कॉल लेना था ब्रिटिशर्स को कि भाई अलग करेंगे या नहीं करेंगे। इन्होंने क्या स्मार्ट खेला, इन्होंने कहा जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि इन्हें पता था कि एक समय ऐसा आएगा इनके बीच में इतना डिस्प्यूट हो जाएगा कि नाम होगा ये दोनों आपस में अलग हुए हैं, हमने तो कुछ भी नहीं करा। तो ब्रिटिशर्स ने अभी कुछ भी नहीं करा, वेट एंड वॉच अप्रोच अपनाई, और फाइनली क्या करा, एक रिपोर्ट सबमिट करी। अगले पेज पे लिखता हूँ, सबमिटेड रिपोर्ट। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 16 मई 1946 को, ठीक है? और इस रिपोर्ट के 2 हिस्से थे। सबसे पहला था कि हाँ भाई हाँ, आपके पास कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगी,
दूसरे नंबर पे इंटरिम गवर्नमेंट होगी। थोड़ा समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये दो मेन पॉइंट्स थे इनकी रिपोर्ट के, यानी अब इस देश को हम आजाद करेंगे और ये देश कैसे आगे चल के काम करेगा, यानी इस देश को आजाद करने के बाद इस देश में कैसे जिंदगी बीतेगी, वो हम बात करेंगे यहाँ पर। क्या आप तैयार हैं? शुरू करा जाए जी, आप नोट करें। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है अभी आपको बता दिया जाएगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभार जो है आप ऐसा समझ के देखिए, कभी कभार क्या होता है कि मान लेते हैं आपको बहुत ही दूर जाना है। कभी कभार वैसे मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाता हूँ बिल्कुल। कभी कभार आपको बहुत ही दूर जाना होता है और आपको पता होता है कि एक ऐसा दोस्त है हमारा जो लंबे समय तक गाड़ी चला सकता है, जो 6 घंटे 8 घंटे आराम से गाड़ी जो है चला लेता है। अब हम जनरली क्या करते हैं, उसके घर तक जाते हैं हम गाड़ी चला के, फिर फाइनली वहां पर टीम को कहते हैं जी आप बताओ कौन गाड़ी चलाएगा। यही लॉजिक होता है। भाई हमें मान लेते हैं दिल्ली कश्मीरी गेट से आगे तक जाना है और कश्मीरी गेट से हम 4 दोस्त आगे की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अभी मेरे पास गाड़ी है तो मैं अपनी गाड़ी लेके कश्मीरी गेट पहुंच गया, वहां पर हम 4 लोगों ने डिसाइड कर लिया फाइनली कि गाड़ी कौन चलाएगा। बट अभी मुझे अपने घर से कश्मीरी गेट तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो आगे चलनी है ना, गाड़ी तो मैं नहीं रोक सकता। तो यही दिमाग लगाया इन लोगों ने कि जब देश आजाद होगा, जब हमारा संविधान बन जाएगा, तो ऑफिशियली एक इलेक्शन करा लेंगे बाद में उस संविधान के हिसाब से। अभी के लिए जो नेता देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन्हीं को सबसे ज्यादा समझ है, तो इनको वो कमान दे देते हैं 2-4 साल के लिए। यानी हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी फेमस नेता हैं वो मिलकर अभी देश को बनाते हैं, देश को आजाद कराते हैं, देश का संविधान बनाते हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो देख लिया जाएगा जी कौन चुनेगा, तब जनता अपनी मर्जी से सबको चुन लेगी। क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये नेता चुने जाएंगे तो चुने तो इलेक्शन से ही जाएंगे, ऐसे हवा में तो चुने नहीं जाएंगे। तो वो इलेक्शन जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आप कोई सा भी पेपर दें, आप यूपीएससी दें, प्री दें, मेंस दें, या फिर आप एनटीपीसी दें, एमटीएस दें, कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं है जहां पे यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते। आज का सेशन डेटा वाइज भारी और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री सेम है, अलग है थोड़ी सी। पाकिस्तान की हिस्ट्री तो सेम होगी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी छोटी सी है ना, 1947 से तो शुरू होगी। बट हाँ, उससे पहले का ब्रिटिश स्ट्रगल जो है वो डेफिनेटली पढ़ाते होंगे, और उसमें था सेम लेकिन अलग पढ़ाया जाता होगा, ऐसे ही चलता है। मतलब वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजों को दिखाते होंगे। जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो इनडायरेक्टली हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम लीग शैतान है, आप कभी भी नोटिस करो। तो हाँ, हो सकता है हमें भी कुछ बातें ऐसी ना पता हो जो उस समय सच में हुई थी, ऐसे ही देश चलता है। तो इसी तरीके वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजों को समझाते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, उनका देश अपने आप में सलामत रहे, हमारा देश अपने आप में सलामत रहे। अब तो यही है, जब दो अलग अलग देश है तो वो अपनी तरक्की करें, हम अपनी तरक्की करें। जब वो तरक्की नहीं करेंगे तो हम पे नजर रखेंगे, हमारे सिर में दर्द करेंगे, तो वो अपनी तरक्की करते रहे, हम अपनी तरक्की करते रहे, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए, पाकिस्तान अगर तरक्की नहीं करेगा तो क्या चाइना उस पे कंट्रोल अपना बढ़ाता जाएगा? तो हमारे लिए तो वो दिक्कत है। अगर चाइना वहां पे कोई डैम बना रहा है तो वो दोनों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम, बिकॉज चाइना अगर इस तरीके बढ़ता गया तो लंबे समय में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। खैर आगे चलते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर्स आपसे पूछे जाएंगे जी। टोटल मेंबर्स जो इसमें हुआ करते थे वो थे 389। पहला सवाल तो यहीं से तैयार हो जाता है। यानी शॉर्ट में आपको मैं बताता हूँ कहानी क्या है। अगर भारत है तो इसमें लोग चुने जाएंगे। आज हमारे पास क्या है, इतनी सीटें हैं जी, ठीक है। हटा देते हैं 2 को, समझ लेते हैं, अभी इतना डिटेल में नहीं जाते और मिक्सअप हो जाएगा। मान लेते हैं देश में 100 सीटें, ठीक है। हो सकता है मतलब 100 सीटें, ठीक है। अब 100 सीटों के लिए चुनने के लिए क्या मुझे देश को 100 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा? तभी जो है मैं यहाँ पे 100 सीटें बना पाऊंगा। भाई एक यहाँ से चुन लो, एक यहाँ से, यहाँ से। ये ऐसे ही आज भी इलेक्शन चलते हैं अपने देश में। तो ऐसे ही पूरे देश को काउंट करा गया, अलग अलग इलाकों को काउंट करा गया और देखा गया कि 389 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमें एक एक नेता चाहिए होगा। अब इस 389 इलाकों में क्या था कि कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पर पहले से जो है कोई राजा, राजकुमार, नवाब ये सब राज करा करते थे। तो 93 इलाके ऐसे हैं जहां से नॉमिनेट होता था लीडर। भाई कोई नवाब है कहीं का तो वो तो खुद ही वहां का लीडर हो गया, तो माना जाएगा जी उसे उस इलाके के लोगों ने नॉमिनेट कर दिया, चुना नहीं है, नॉमिनेट हो गया, बिकॉज वो उस इलाके की रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है जी, कोई कहीं का किंग है, कोई कहीं का नवाब है, कोई कहीं का सुल्तान है, वो अपना जो है वहां से डायरेक्टली पता लग गया जी यही इंसान जो है चुने जाएंगे। बाकी जो यहाँ पर आप देखते हो, अगर आपकी गणित बहुत ही तेज है तो आप देखोगे यहाँ पे 296 आएगा नंबर। 296 ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्ट हुए। 296 लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट हुए। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए। 296 में जो 292 लोग थे, ये तो थे अलग अलग प्रोविंसेस से, प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। और जो बाकी 4 थे यहाँ पर, ये 4 थे ब्रिटिश कमिश्नरेट से। कमिश्नरी कह सकते हैं इसे अभी के लिए आप। फर्क क्या है टाइप मत करना, समझाऊंगा। अब क्योंकि ये 292 है तो नाम पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये 4 ही है तो इसके नाम पता होने चाहिए। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ये अपना राजस्थान वाला इलाका है। आज मेहनत आपसे ज्यादा कराऊंगा मैं। कूर्ग,
कूर्ग आपने सुना होगा, कर्नाटक में है, बहुत बढ़िया जगह है, बताते हैं घूमने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। कभी गया नहीं हूँ, लेकिन कई सालों से मैं सोचता हूँ कभी वेस्टर्न घाट्स घूम के आऊंगा। बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। फटाफट नोट करें दोस्तों। आज के ज़माने में अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस आज के स्टेट्स हैं, ब्रिटिश कमिश्नरी आज के यूटी हैं, नॉमिनेटेड अपने देश से गायब हो चुके हैं। अभी बनी नहीं है, इंडियन नहीं कह सकते ग्रीन, क्योंकि अभी ये टूटेंगे, अभी तो मुस्लिम लीग अलग होगी ना। अभी तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कहा गया है कि देश में वोट करा के देखते हैं, तो वोटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, फिर मुस्लिम लीग जो है मुंह बनाएगी और आगे की कहानी चलेगी। अभी ये 1946 चल रहा है, अभी देश अलग नहीं हुआ है। ये 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की है, बिल्कुल मैं लिख देता हूं यहां पर और बताएं। प्रिंसली फ्रॉम मेनी ऑफ देम वर प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये हटा देता हूँ, 100 ये ना कंफ्यूज कर देगा आपको। ये मैप भी हटा देता हूँ क्योंकि मैप में पाकिस्तान वाला हिस्सा मैंने लिया नहीं है, तो और कंफ्यूजन ना हो जाए। बहुत बढ़िया आप गए हैं। आज के जमाने में नॉमिनेटेड सीटें 0 हैं, मतलब इस तरीके के नॉमिनेशन की सीटें 0 है, हो सकता है और किस तरीके की हो, बट ये वाली 0 है। थोड़ा सा स्पीड में बेटा नोट करें, क्योंकि डेटा बहुत सारा है अपने पास आज लिखने वाला। चलो चलो आगे चलते हैं जी, ठीक है। कर्नाटक से पहले कुर्ग लिखा, COORG, बेंगलोर वगैरह के पास पड़ता है, आप सही लिख रहे हैं, शायद मैसूर वाले इलाके में। चलो खैर आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब ये जो डिवीजन मैंने दिया है, ये तो मैंने पॉलिटिकल बेसिस पे दिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे देखो आज ना, समझ लेना अच्छे से, वरना पॉलिटी में समझ नहीं आएंगी बातें। मान लेते हैं मैंने देश को ऐसे तोड़ दिया कुछ हिस्सों में, आप देखेंगे तो 4x4 पे 16 सीटें हैं अपने देश में, ठीक है। इसमें मैंने कहा जी देखो, ये वाला जो इलाका है, ये इलाका तो अपना है नॉमिनेटेड वाला, यहाँ से कोई प्रिंस आके बैठेंगे, यहाँ पर भी कोई मेरे सपनों के राजकुमार आके बैठेंगे, और यहाँ पर भी कोई नवाब आके बैठेंगे। यानी ये 3 सीटों से तो कोई मतलब नहीं है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म करें। जो बाकी इलाके हैं वहां पर होंगे इलेक्शन, बाकी इलाकों में होंगे इलेक्शन। अब थोड़ा समझते हैं जरा, पहले मैं डेटा लिखूंगा, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछना। इसमें जो जनरल की सीटें हैं वो है 213 सीटें, जो मुस्लिम्स की सीटें हैं वो है 79, और जो सिखों की सीटें हैं वो है यहाँ पर 4। ये सीटें हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो जरा टोटल करके मुझे बताएं कितना आया ये। देखिए जी आपकी गणित कैसी चल रही है। 296 आ गया, ठीक है जी, 296 आ गया होगा, देख लेना, इतना ही आता है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। तो क्या ये 296 सीटें वो है जो कि आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये जो खाली बिंदियां हैं यहाँ पर बैठने को, मतलब कहानी ये है, देश में से सबसे पहले उन्हें अलग कर दो जो नॉमिनेटेड है, उनसे तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। अब जो इलेक्टेड है उनमें से क्या करो कि कुछ ऐसे होंगे जो मुस्लिम सीटें होंगी, कुछ ऐसे होंगे जो सिख सीटें होंगी। समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? जैसे कि मैंने कहा कि मुरादाबाद एक ऐसी सीट है जहां से तो मुस्लिम कैंडिडेट ही लड़ेगा, तो वो दोनों जगह काउंट होगी ना भाई। जब देश की गिनती में देखूंगा तो इलेक्टेड में जी हाँ इलेक्ट तो कोई ना कोई होगा। फिर मैंने कहा बताओ मुस्लिम सीटें कितनी है, तो 79 में मुरादाबाद भी काउंट होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें, समझ गए क्या लॉजिक है? अब यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि बताओ कितनी सीटें मुस्लिम्स के लिए थी, कितनी सीटें जनरल की थी, इस तरीके के सवाल बनते हैं। अब इन पे होंगे इलेक्शन। नॉमिनेटेड था वहां के जो किंग प्रिंसेस पहले के हुआ करते थे, और बस उस बेसिस पे, जैसे कोई मान लेते हैं कहीं का नवाब है तो वो खुद ही उस गद्दी का बाय डिफॉल्ट मालिक माना जाएगा। इन पे होंगे इलेक्शन। अब इलेक्शन होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? आएगा रिजल्ट। अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। एक तरीके से तरुण आज का जो रिजर्वेशन है वो थोड़ा कास्ट ट्राइब के बेसिस पे, ये उस समय रीजन के बेसिस पे था। अब समझते हैं जरा। जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को मिली सीटें 208, और मुस्लिम लीग को मिली सीटें 73, और बाकी सीटें जैसे सिखों को एक एक सीट सिख को मिली, और बाकी मतलब एटसेट्रा में लिख देता हूँ रिमेनिंग। समझ गए जी? अपने लिए काम का डेटा ऊपर वाला है, जबरदस्ती का डेटा नहीं बढ़ाना है अपने को। यहां से भी डायरेक्ट सवाल बनता है, अरे भैया समझ गए कि भले ही मुरादाबाद की सीट पे कोई मुस्लिम खड़ा हुआ था, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है जो कि उस इलाके से खड़ा हो? जरूरी ये मुस्लिम की सीट है, ये मुस्लिम लीग की सीट नहीं है, ये जनरल की है, कोई आईएनसी की सीट नहीं है, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जीतेगा वो जो कांग्रेस से होगा, यानी देश की आवाज कांग्रेस है, मुस्लिम लीग नहीं, क्योंकि आधे से भी कम वोट आए हैं इसके पास। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए दोस्तों आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। अब
कुछ चीजें मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा। आपका चैट मैं ऑफ कर रहा हूँ, कृपया गूगल का इस्तेमाल ना करें, बच्चों वाली हरकतें ना करें, ठीक है जी? मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। हम्म, ऐसे समझे, डैश पीपल रिप्रेजेंटेड या ईच मेंबर डैश पॉपुलेशन। ये जो लोग चुने गए हैं, ये जैसे होता है ना, मेरे इलाके में हर 5 में से एक नेता चुना जाएगा, तो कितने लोगों पे एक नेता चुना गया है, ये सवाल है आपके सामने। पोल आप सभी के लिए मैं खोल रहा हूँ 15 सेकंड का। कितने लोगों पे एक नेता चुना गया है, बताएं। नहीं पता स्किप करें, ये पीसीएस का सवाल है। समझते हैं जी। अब ये लॉजिक कैसे बैठेगा पेपर में? सबसे पहले तो फैक्चुअली 10 लाख इसका सही आंसर होगा। अब ऐसा क्यों? थोड़ा सा लॉजिक बनाते हैं। अपने देश की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। लमसम अगर मैं इंडिया प्लस पाकिस्तान कहूँ तो 150 करोड़ हो गई, लमसम मोटा मोटा। उस जमाने में ये करीब 40 करोड़ हुआ करता था, लमसम। सब बेसिक आइडिया, ठीक है, बेसिक आइडिया। अब अपने पास सीटें जो है टोटल कितनी है जी? 389 सीटें, या आप 300 सीटें मान लो अभी के लिए। अब 300 सीटों को 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा कितना? 3 करोड़। 300 सीटों को अगर मैं 10 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 30 करोड़। 300 सीटों को मैं 100 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 300 करोड़। और अगर मैं इसे 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 30 लाख। अब इसमें से आपके हिसाब से, मैं कहूं आपको कोई डेटा ये नहीं पता, कुछ नहीं पता, आपके हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी हो सकती होगी उस जमाने में, जब आज ही दोनों की मिला के 150-200 करोड़ है? 3 करोड़ तो बहुत ही कम हो गई, 300 करोड़ तो इम्पॉसिबल है, 30 लाख बहुत ही कम हो गई। ये आपका आंसर हो गया। समझ पाए कैसे दिमाग लगा के आंसर निकालना था? कोई किताब नहीं पढ़नी थी इसमें, आपको यहाँ पर मैथ लगानी थी एक तरीके से कि हाँ 300 को किससे गुणा करूं कि 30-40 करोड़ के आसपास का कुछ रेंज आ जाए। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये आपका पीसीएस का सवाल है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ कहाँ कहाँ से सवाल बने हैं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भैया हम सही जगह आए हैं, सही डेटा पढ़ रहे हैं। चलें आगे दोस्तों, फटाफट नोट करें। यानी हर 10 लाख जनता पे एक नेता, एक सीट बनती थी। स्लाइड बेटा फटाफट से नोट करें। ये डेटा रट लेना, रट, ये मत पूछना कैसे, बस रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ईच मेंबर रिप्रेजेंटेड 10 लाख पीपल, या ईच सीट, जो भी आप लिखना चाहो। चलें आगे। सब होगा, ये अंदाजा अंदाजा है कि जैसे एक इलाका है, कोई प्रिंसली स्टेट है, तो वहां पे एक चुन लिया गया अराउंड 10 लाख पे, अंदाजा है, मतलब रफ आइडिया है। चलें आगे। आज का डेटा भारी लग रहा होगा थोड़ा सा आपको, बट काम का है। चलो आगे चलते हैं जी। अच्छा, इलेक्शन जो यहाँ के हुए हैं, इलेक्शन टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946 वर सिमिलर टू इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पंचायत। कमेंट सेक्शन में आंसर दें। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। यूपीएससी सीएपीएफ नाम का एक पेपर होता है, सुना होगा आपने, उसमें सवाल पूछा गया था। इस यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। अब राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं बेटा, ये तो आपको सही समय आने पे बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है? ये आप थोड़ा सा मुझे समय देना इसके लिए, और मैं आपको अगले कोर्स में डिटेल में कम से कम 15-20 मिनट मुझे लग जाएंगे, ठीक है? शॉर्ट में बताता हूँ, मैं अपना एमएलए चुनता हूँ, एमएलए जाकर मेरा राज्यसभा का कोई मेंबर चुनता है। अभी के लिए मैं ये बता सकता हूँ आपको, ठीक है? समझ पा रहे हैं? लोगों ने वोट दिया, इनडायरेक्टली चुने गए, अगेन वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अभी के लिए मैं इसे होल्ड पे डालता हूँ, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखिए बात कुछ ऐसी थी कि लोगों ने क्या करा, वोट डाल के अपने इलाके के कुछ प्रतिनिधि चुने, रिप्रेजेंटेटिव चुने, उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने आगे जाके मेंबर्स चुने थे। ये कहानी थी कुछ, ठीक है? अभी के लिए इस लाइन से आप काम चला लेना प्लीज। चलो आगे चलते हैं। हुआ क्या कि ये सब लोग चुन लिए गए, मुस्लिम लीग जो है नाराज है, और आईएनसी ऑब्वियसली खुश है, और आईएनसी मुस्लिम लीग को समझा रही है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान जाओ, कोई बात नहीं, एक साथ मिलके रहेंगे, कोई बात नहीं। ये कह रहा नहीं, ऐसे कैसे मान जाऊंगा, मैं बात ही नहीं कर रहा। ये कह रहा नहीं कोई बात नहीं, मान जाओ। ये कह रहा नहीं, मैं बात नहीं, मैं नहीं खेल रहा। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जैसे ही यहाँ पर कम सीटें लेके पहुंची, तो इससे बड़ी दिक्कत होगी, और इसने क्लियर कह दिया जी हमें होना है अलग।
ठीक है। अब देखिए अलग होना है नहीं होना, जब ये चुने गए हैं तो इन्हें एक जगह पे जाके बैठना तो पड़ेगा ना। अब इन सभी लोगों को जो है वहां पर जाके बैठना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भैया चुने तो संविधान बनाने के लिए गए हैं ना। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब उस जमाने में तो हम ब्रिटिशर थे, यानी हमारे देश के आज जैसे राज्य हैं उस जमाने में ऐसे ब्रिटिश प्रोविंसेस प्रांत हुआ करते थे। ब्रिटिश इसलिए क्योंकि उस समय हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। अब क्या सिटिंग्स होंगी? सिटिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी अब ऑब्वियसली किस लिए, इसीलिए तो जो है इन्हें चुना गया है कि जाओ भैया संविधान बनाओ। अब सबसे पहले सिटिंग जो होगी वो होगी 9 दिसंबर 1946। पेपर का सवाल है जी, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है पहली सीटिंग कब हुई। अब इसके अंदर सभी लोग आएंगे, जैसे आईएनसी प्लस अदर्स सारे के सारे आएंगे ना, चुने इसलिए तो गए हैं। ठीक है, सब आएंगे, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है वो नहीं आई। इन्होंने, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया इसे, कि हम इसे सही नहीं मानते, यानी मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट कर दिया। दूसरी सीटिंग जो हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसके केस में भी मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस एज वेल। समझ गए जी क्या कहानी चल रही है? यानी मुस्लिम लीग कह रही है कि ये तो है ही नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। अब जो पहली सीटिंग हुई थी उस पर देखिए, हमारे लिए तो सीटिंग हुई थी क्योंकि हम तो इसी के हिसाब से चले। तो यहाँ पर क्या करा गया, सबसे सीनियर मेंबर ढूंढा गया और उन्हें बनाया गया उस दिन के लिए टेम्परेरी चेयरमैन। 6:30 वाली क्लास का सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है, मतलब मेरे लिए घिसा पिटा सवाल हो चुका है बट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं भी पढ़ाता हूँ इसे। सच्चिदानंद सिन्हा साहब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इन्हें बनाया गया पहला टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, ये रिजल्ट्स के डिस्कशन के लिए नहीं हुए थे, नहीं, ये संविधान बनाने के लिए हुए थे। संविधान बनाने का अधिकार इन्हें मिला था, देश के जनता ने इन्हें दिया था, तो अभी मिलकर संविधान बनाएंगे। ठीक है, टेम्परेरी चेयरमैन जो है वो बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब हुआ क्या, इसी सीटिंग के अंदर चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन, लेकिन ये सीटिंग तो खत्म हो गई शाम तक। तो यहाँ पर पहली बार वो बने चेयरमैन और यहीं से वो परमानेंट चेयरमैन भी बन गए। जैसे आज हम मिले और आज के फैसले में हमने कहा कि चलो तुम बनोगे, तो तुम बनोगे तो कल से ना, आज का तो पूरा हो गया खेल। चेयरमैन ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बात को आप समझ पाए? और इसी तरीके, ये थोड़ा मुश्किल सवाल बनता है, एसएससी इतना डेप्थ में अभी तक तो नहीं गया है, फिर भी क्या पता भैया कब दिमाग घूम जाए। एचसी मुखर्जी, बहुत बढ़िया बात। ठीक है बेटा, सीमा हम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं चलते क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, और मैं आपको ये कह सकता हूँ बहुत बाद में जाके इन्फोर्स हुआ है वो, अपनी तरह ऐसा नहीं कि 1949 तक तैयार कर दिया, वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और परमानेंट चेयरमैन जो है वो एचसी मुखर्जी साहब है। यहाँ तक ऑल गुड है जी? आप कुछ भी पढ़ लो, पेपर यही पूछेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपके भले की बात बता रहा हूँ, काम की बात है, आप कुछ भी और पढ़ते रहो, इस इलाके से एसएससी यही सब सवाल पूछता है। इसी तरीके यहाँ पर जो है बने परमानेंट एडवाइजर बी एन राव। अब ये सब अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज है कि इनके बारे में 2-2 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सेंस नहीं बनता। अब मैं बी एन राव साहब को डिस्कशन करने में आधा 1 घंटा लगा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद साहब तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट बने आगे जाके, तो मुझे यहाँ पे लिमिट करना होगा जो हमारा पेपर मांगता है उस पर खुद को। बी एन राव, ये मैं आपको कई बार हंसी मजाक में याद भी कराता हूँ कि जब सारी बातें हो रही थी तो एक इंसान थे, वो बार बार कहते नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कह रहे यार तुम बड़े एडवाइजर बन रहे हो, तुम ही एडवाइजर हो गया आज से। यानी इस तरीके में क्या है, हल्के बहुत हंसी मजाक में, कि आपको इससे याद हो जाता है कि हाँ एडवाइजर बन रहा हो तुम बड़े, ऐसे कैसे काम बनेगा। और बन रहा हो यानी बी एन राव जो है यही होगा एडवाइजर। ये पेपर का सवाल है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? चल आगे चलते हैं। ब्रिटिश डिवाइड किए तो क्या कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिए थे? ये आपको भी थोड़ी देर में पता लगेगा बेटा, अभी के लिए तो ना डिवाइड ही नहीं हुआ है कुछ भी, अभी तो सब चीजें चल रही है, वो बस हमसे नाराज बैठे। ठीक है जी, आगे चले। अब हुआ कि देखिए बात क्या है, हमें इतनी मोटी किताब लिखनी है। मान लेते हैं कि आपके हिस्ट्री के नोट्स हैं इस तरीके, ये आपके मैं हिस्ट्री के नोट्स तैयार करा रहा हूं मान लेते हैं। तो हिस्ट्री के नोट्स तैयार हम लोग करेंगे, वो सारी बातें अलग हैं, बट क्या पहले दिन आके मुझे आपको रफ आइडिया देना होगा 5 मिनट का कि हम कैसे कैसे पढ़ते हैं? हर टीचर देता है कि भाई हम इस तरीके पढ़ेंगे, हमारा टारगेट ये है, वो टारगेट डिफाइन कर दिया जाता है। फिर इस टारगेट को हल्का सा जो है एक्सप्रेस करा जाता है आपके सामने। वही शॉर्ट में बोलूं तो मैं आपको एक लाइन में कह दूंगा जी, मेरा टारगेट है कि एसएससी में जितने सवाल बने हिस्ट्री के, वो सारे के सारे इस क्लास से बनने चाहिए। ये तो हो गई वन लाइनर। फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि देखो हम यहाँ पर 3 चीजें पढ़ेंगे, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। पहले मैं मिडीवल पढ़ाता हूँ, फिर मॉडर्न, फिर एंशिएंट, ऐसा वैसा ऐसा वैसा ऐसा वैसा। ठीक है, यानी जब भी हम कोई चीज करते हैं तो 3 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहला होगा वन लाइनर, फिर होगा डिटेल, फिर होगा भैया सबसे बड़े लेवल पे हम जो एक्चुअल नो से कवर करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
ऐसा ही कुछ हुआ। कहा गया कि हम एक चीज बनाएंगे जिसे हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से। यानी ये हुआ कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब शॉर्ट में बता दो कि हम करने क्या है, हमारा टारगेट क्या है यहाँ मिलने का। अब ये टारगेट जो दिया गया, इसे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई या बनाया गया बाय पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बनाया गया। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, यही आगे जाके रूप लेता है किसका? प्रियम्बल का। हमारे संविधान में जो पहला पन्ना है, जो आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ दिखेगा, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आगे जाकर प्रियम्बल बनेगा। एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड सेम नहीं है, बट हाँ काफी हद तक जो इसका जिस्ट है, जो सोल है, वो दोनों के आपस में मैच करते हैं, कह सकते हैं एजेंडा इसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी। हमें चाहिए क्या अपने देश में? अगर मैं आपसे कहूँ शॉर्ट में बता दो, तो आप वो मुझे बताओगे जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होगा। ठीक है। आपसे मैं शॉर्ट में पूछता हूँ आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आप क्या कहोगे? मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। ये मेरा जवाब होता था जी, आपका तो मुझे नहीं पता। जब मुझसे कोई पूछता था लाइफ में क्या चाहिए, तो मुझे पर्सनली मेरा जो कीवर्ड था, मतलब ये मैं शुरू से ही, ऐसा नहीं कि आज मैं कह रहा हूँ आपको, 10वीं 12वीं में भी अगर आप कभी मुझसे मिलते होते, मैं स्टेबिलिटी चूज करता था। काफी लोग पैसा चूज करते हैं, काफी लोग जो है एंजॉयमेंट पार्टी चूज करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माय आइडिया ऑफ लाइफ। वो आपका आइडिया ऑफ लाइफ है ना, मतलब जिसे जो पसंद है। मेरे लिए ये सही, आपके लिए वो सही, तो इसमें हम आपस में डिबेट नहीं करेंगे। जिसे जो पसंद है भैया, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, वो अपनी पसंद का चुन सकता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में शॉर्ट में बताया गया कि भाई हमें ये चाहिए, फिर उसे डिटेल में। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? हाँ ग्रीन, बिल्कुल, वेरी मच, मतलब ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ वहां पे अपने जीवन में। क्या आते हैं इधर देखिए। अगर मैं आपसे शॉर्ट में कहूंगा, जैसे आप मुझसे पूछोगे, तो मैं कहूंगा मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, या मान लेते आप कहोगे जी पैसा चाहिए, पैसा वाले बड़े सारे कमेंट है तो पैसा कहूंगा। एक्सप्लेन, तो आप कहोगे सर सीजीएल से जॉब चाहिए, है ना जी, सीजीएल से जॉब चाहिए। और उसके बाद आप पूरा बताओगे मैं ऐसे ऐसे सीजीएल की तैयारी करूंगा, थोड़ा बहुत रहूंगा पिटूंगा, क्लासेस लगाऊंगा। ये पूरी हो गई मेन डिटेल वाली बात। ठीक है जी। यानी ये तो है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये तो है आपका प्रियम्बल, और ये है आपका छोटा सा उसका डिटेल्ड वर्जन, और ये है आपका एक्चुअल संविधान। फर्क आप समझ गए जी? कितने जीरो लगा दिए हैं? देख लूं जरा। अरे भैया कितने जीरो हैं ये? देख लेना यार कितने जीरो हैं। मैं 10 लाख, 10 लाख, अरे यार तुम भी बताओ, हल्के में ले रहे हो हमें। खैर आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ये प्रियम्बल से एसोसिएटेड सारी बातें मैंने आपसे कर ली। चलो आगे चलते हैं। चले जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। बेटा तुम लोगों ने अगर पैसा कमाना था, तुम सरकारी नौकरी में क्यों आए हो? इसमें सरकारी नौकरी में वही आता है जिसे जीवन में सुकून चाहिए। भूल गए क्या ये बात? यहाँ पर वो सब नहीं मिलेगा जो तुम सोच रहे हो। इस बात को मतलब अभी बता रहा हूँ, 5-7 साल बाद रिग्रेट मत करना। ग्रोथ जो है, जिसे ग्रोथ वर्ड बोलते हो, परसेंटेज बेसिस पे वो होती है प्राइवेट जॉब में। यहाँ पर मिलता है सुकून। सरकार आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी, सरकार कभी भी आपको बीमार नहीं होने देगी। बीमार हो गए, सरकार आपके साथ बैठी रहेगी। इस नौकरी का ये फायदा है। बहुत बड़ा फर्क है सरकारी और प्राइवेट नौकरी में। यहाँ वहां का 10 लाख रुपए पर एनम, यहाँ का 5 लाख रुपए पर एनम के बराबर है। क्योंकि वहां के 10 लाख के लिए यू विल बर्नआउट। बर्नआउट समझते हो? बर्नआउट हो जाता है, दिमाग फट जाता है बुरे तरीके। यहाँ पर बर्नआउट कभी नहीं होगा। मतलब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आप अभी शुरू करो, रिटायर हो, बर्नआउट नहीं होगा। सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है। खैर आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात मैंने आपको समझा दी है। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं, और इसका काफी सम्मान हुआ जब इन्होंने पेश करा। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पढ़ के सुनाया गया था, अनाउंस्ड, यानी सुनाया गया था ऑन 13 दिसंबर 1946। ये भी पीसीएस का सवाल है। थर्ड सिटिंग में सुनाया गया था। फटाफट नोट करें। नहीं तरुण, यहां तक मैं उम्मीद करूँ बात समझ चुके हैं। जब भी आप अपनी पसंद से कोई काम करते हो, तो उसमें बर्नआउट नहीं हो सकते आप। ये पसंद वाला काम है। चलें आगे। चले जी आगे। 3 सीटिंग्स है ना बेटा, देखो, पहली सीटिंग, दूसरी सीटिंग और तीसरी सीटिंग। ये हुई 9 तारीख को, ये हुई 11 तारीख को, ये हुई 13 तारीख को। बिल्कुल पढ़ाना जी, पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। इससे नेक काम तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर बनना, आर्मी में जाना, ये सब ज्यादा नेक काम है। टीचर बनना भी अपने आप में बहुत नेक काम है, क्योंकि टीचर बनेंगे तभी तो कोई और डॉक्टर बन पाएगा, तभी कोई और जो है आर्मी में जा पाएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो भैया हर चीज के लिए है। तो टीचर बनना ही बड़ा अच्छा काम है। खैर आगे चलते हैं। पैसे के लिए ना बने, क्योंकि बन नहीं पाएंगे। 2-4 महीने 6 महीने बाद जब पैसा आ जाएगा तब बोर हो जाओगे। पैसे के लिए ना बने। चलें आगे दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। अब हुआ क्या, बात को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ से 10 मिनट के लिए ना हम इधर उधर की चर्चा कुछ नहीं करेंगे, बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। ठीक है जी।
बड़े ध्यान से सुन लेना बात को, क्योंकि फ्लो में अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। चलो ध्यान से सुनो। अब हुआ क्या, सुकून से बात को समझना। मुस्लिम लीग ने देश में बवाल कर दिया। ब्रेक होता रहेगा बाद में, अभी के लिए पहले पूरी बात सुनेंगे, ठीक है? ब्रेक 5 से 10 मिनट के बाद मिलेगा। मुस्लिम लीग ने देश में धीरे-धीरे बवाल करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली देश को तबाह होने से बचाने के लिए हमने सोचा कि हाँ भाई, हम चलो देश को जो है अलग कर देते हैं। यानी कुछ ऐसी कहानी है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है और मेरा एक अंगूठा खराब हो गया तो मजबूरन मुझे उसे काटना ही पड़ेगा, वरना वो बाकी बॉडी भी खराब कर देगा। तो इस चक्कर में फाइनली हमने डिसाइड करा कि देश जो है वो आज़ाद कराने के लिए, देश को सही से चलाने के लिए फाइनली चलो देश को जो है 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ, उस ज़माने में एक पर्सनैलिटी हुआ करती थी, 1946 की बात कर रहा हूँ, जो कि यूके का पीएम था। नाम है क्लेमेंट एटली। सुना है जी कभी इसका नाम? क्लेमेंट एटली। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, देख लेना। खैर अभी के लिए हम इधर फोकस करते हैं। यूके का पीएम हुआ करता था क्लेमेंट एटली। समझने की कोशिश करते हैं। ये लेबर पार्टी का हुआ करता था। पता है, ये भी पीसीएस का सवाल है। 5 से 10 सवाल करा चुका हूँ इसी सेशन के अंदर। बाद में ना कहना कि कराते नहीं सर, बढ़िया सवाल। ये जो है इनकी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान से बात को समझना, ठीक है? अब ये भी पूछा जाता है कौन थे उस समय ब्रिटिश पीएम, ये भी पीसीएस का सवाल है, ये वाला भी पीसीएस का सवाल है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और उस जमाने में जो है एक वाइसरॉय भी हुआ करता था हमारा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ कि पीएम अगर कोई है तो उसे पूरा बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा मेरा वाइसरॉय ऐसा है जो बढ़िया है और कौन सा ऐसा है जो बेकार है। तो इसने कहा कि ये जो वाइसरॉय है ना अभी जो मेरा बैठा है इस देश में, बेकार है, यानी इतना बड़ा टास्क नहीं कर पाएगा इस देश को अलग करने का। तो एक काम करता हूँ, मैं किसी और को भेजता हूँ, और ये है माउंट बैटन। और यहाँ से पुराने वाले को वापसी बुलाया जाएगा और नए वाइसरॉय को स्पेशली भेजा जाएगा माउंट बैटन नाम के, और ये आकर देश को जो है अलग करेगा, देश के 2 हिस्से करेगा, ठीक है? क्लेमेंट एटली जो है ये उस देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये क्या करते हैं, पुराने वाइसरॉय को वापसी बुलाते हैं और नए वाइसरॉय को जो भेज देते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? मार्च में आएगा वो 1947 में, अगस्त तक जो है कहानी खत्म कर देगा। यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ और अब हम एक फ्लो में चीजों को आगे लेके चलेंगे, ठीक है? आपके लिए 2 मिनट का ब्रेक पेश होता है, आप सेशन में बने रहें और हम उसके बाद एक फ्लो में चीजों को आगे लेके चलते हैं। आप सेशन में बने रहें। एक बार कंफर्म करेंगे? चलो चलते हैं जी आगे, कहानी को आगे लेके चलते हैं। चलो, मैंने आपको अभी तक ये बताया जो क्लेमेंट एटली है लेबर पार्टी के, ये जो है अपनी तरफ से पुराने वाइसरॉय को वापसी बुलाते हैं और नए वाइसरॉय को भेजते हैं, ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी बात आप समझ गए होंगे। ATTLW होगा, LW होगा, ठीक है? चलो, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि 1947 में जो वाइसरॉय गया था उसका नाम है लॉर्ड वेवल, और जो आया था उसका नाम है लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है जी? यानी माउंट बैटन आ चुका है और लॉर्ड वेवल जो है जा चुका है, ठीक है जी? रिवीजन नहीं करा है बेटा, रिवीजन आप अपने नोट से एक बार अपने हाथ निकाल लेना सेशन के बाद, या जब ब्रेक था 2 मिनट का, ऐसे में रिवाइज कर लिया करो अपने नोट से, ठीक है? चलो, 1947 में वेवल गया और माउंट बैटन आ गया। अब माउंट बैटन जो है इस देश को अलग करने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा यहाँ पर। ये बातें जो है 1947 की है, लेकिन 1946 में जो है हमारे पास क्या, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट तैयार है। अब इंटरिम गवर्नमेंट हमारी पूरे तरीके बन के तैयार है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर एक मुश्किल सवाल मैं आपके लिए बनाना चाहूँ तो एक सवाल बन सकता है कि बन के कब तैयार हुई थी? कोई बता सकता है? ये जो है बन के तैयार हुई थी 2 ऑफ सितंबर को, 2 ऑफ सितंबर 1946। अरे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का ही दूसरा नाम है तरुणी, 1946 को, ठीक है जी? 1946 तक ये काम करेगी, और ये यहाँ से कहाँ तक चलेगी जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा, 15 अगस्त 1947 तक। उसके बाद भी यही लोग बैठे रहेंगे, बट ऑफिशियली जो इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी ये जो हल्का चेंज जो आने वाला है देश में, ये आपका 1946 से 1947 तक आएगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म करें जी। पक्का? चलो, अब यहाँ पर अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट हमारे पास है तो क्या इसका कैबिनेट हमें पता होना चाहिए? तो अब मैं आपको इसका कैबिनेट लिखवाने वाला हूँ यहाँ पर। इंटरिम, देखिए इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट। देश आजाद होना है तो देश में पहले से कुछ लोग होने चाहिए ना, जो कि उस गद्दी को खाली ना छोड़े। एक दिन को भी देश खाली तो नहीं रह सकता बिना लीडर के। तभी आपने देखा होगा ना, जब
कोई गद्दी खाली होती है तो पहले से उस गद्दी के लिए एक इंसान को तैयार करा जाता है। अगर मान लेते हैं एक ऑफिस में आप हैं और आप रिजाइन करते हैं तो रेजिग्नेशन का जो पीरियड होता है उस 1 महीने के पीरियड में आपको वो काम किसी और को सिखाना होता है। अगर आपने कभी कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब करी है तो आपने बात सुनी होगी कि आप अपना काम जो है किसी और को सिखाते हैं और जब तक आप वो नहीं सिखाते तब तक आप वहाँ से नहीं जा सकते। तो कुछ वैसा मान लो, उसे हैंडओवर कहते हैं बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि अगर आप ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो उससे पहले ही हमें अपना सब काम तैयार करके रखना है। तो ये जो समय है 1946 से 1947 का, इस समय भी एक नाम मात्र की ही सही लेकिन पावरफुल सरकार हमारे पास होगी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? नहीं लियोनार्डो। चलें दोस्तों आगे। 1946 के 2 सितंबर से हम इस सरकार की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। कुछ नाम मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, वो आप अपने पास नोट करें, ठीक है जी। चलो अब मैं आपको कुछ टेबल बनवा के यहाँ पर दे रहा हूँ, कुछ मिनिस्टर्स है जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू। कोई बता सकता है ये क्या थे उस जमाने में? पीएम थे। पीएम कह सकते हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी कह सकते हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जैसे होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर, और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स भी आप इसे लिख सकते हो, कोई ऐसी खास दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद कोई बता सकता है होम मिनिस्टर कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे मिनिस्टर ऑफ होम, इन्होंने होम संभाला था, साथ में जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग संभाली। फटाफट नोट करें। आगे चल के हम इन सबका डिस्कशन करेंगे कभी ना कभी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पिछले बैच में भी अगर आप थे तो आखिरी के जो 4-5 सेशंस आपको दिए जाते हैं उसमें बूस्टर्स तैयार करे जाते हैं, ठीक है जी। हाँ, ये थोड़ी अलग चीज है प्रफुल्ल, ये हो सकता है पिछले नोट्स में आपके हो या ना हो, बट ये थोड़ी सी अलग चीज है। आगे चले जी। कोई बता सकता है डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? मैं पहले चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि मैं स्पेशल में तो काफी बार ये सब चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ। सरदार बलदेव सिंह जी, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, आपको ऊपर नीचे जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रूपा, ठीक है। चलें आगे दोस्तों। अगले नंबर पे आपसे मैं कहता हूँ बताओ इंडस्ट्रीज के कौन है? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। कुछ खास इंपॉर्टेंट सवाल बनता नहीं है यहाँ से, फिर भी पढ़ाना तो फर्ज है मेरा। डॉक्टर श्याम प्रसाद राजेंद्र प्रसाद जॉन मिठाई, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहें। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? यस हिमांशु। बेटा अंकित सब लिखूंगा, चिंता मत करो। बताएं जी। मोहम्मद मौलाना अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। अब मुझे बताएं फटाफट, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? चलो, इससे मुझे पक्का हो गया कि आप बात ही नहीं समझे मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, इसलिए मैंने अगला ही सवाल ये पूछा है। अरे मेरे भाई, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, यही मैंने इसलिए हेल्थ मिनिस्टर पूछा। आप कोई और ही डेटा बता रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। ठीक है जी, अब जरा इधर फोकस करें। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, कोई बताना चाहेगा? एक काम करूं, चलो अभी के लिए तो इसे नोट करा देते हैं, नहीं पता। कभी नाम सुना है? तोते उड़ गए, अग्नि बैच डिटेल में पढ़ाओगे क्या सर? चलो फटाफट नोट करो। अब मैं आपसे पूछता हुआ चलूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर बताओ। बताओ जी। लियाकत अली खान। बेटा फटाफट से नोट करें। भर दूं, फिलअप भर दूं? इंसानियत पे से विश्वास उड़ जाता है बच्चे का ऐसे। बेटा अभी देश आजाद नहीं हुआ है, दिस इज इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, आई रिपीट, देश अभी आजाद नहीं हुआ है।
बहुत हैवी लग रहा है बेटा। बिल्कुल अंजू, मैं बाप की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन मेरे फर्ज हैं कुछ, वो अदा करने जरूरी है। वो इस तरफ इंक्लाइंड नहीं थे ग्रीन। यानी हिंदी में शायद इसे अंतरिम बोलते हैं बेटा। पहले कोई हिंदी वाला बच्चा कंफर्म करो, इंटरिम को अंतरिम बोलते हैं या कुछ और शब्द है? यही है बेसिकली। आप कहेंगे ट्रांजिशन फेज होता है लाइफ का, वो है एक तरीके से। यानी आप ऐसा समझ के देखिए कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई गवर्नमेंट बनी है सिंपली उस गैप को फिल करने के लिए। होता है सब्स्टिट्यूशन टीचर, समझते हैं? यानी मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, अब मैंने अचानक वहां से नौकरी छोड़ दी, तो कुछ समय के लिए वो क्लास खाली ना रहे, उन बच्चों का नुकसान ना हो, वहां पर 2-4 दिन के लिए टीचर को लाया जाएगा, जब तक एक बड़े टीचर की तैयारी करी जाएगी। तो ये वो 2-4 दिन के टीचर हैं जो कि आगे संभालेंगे। ऑब्वियसली इन्हीं में से बहुत सारे लोग आगे चल के पोर्टफोलियोज भी संभालेंगे, बट अभी के लिए वो 2 दिन के टीचर या 1 दिन के टीचर जो है वो ये है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हैवी लग रहा है बेटा, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, डेटा हैवी है। चलो आगे चलते हैं। यस हिमांशु एंड नो हिमांशु, अभी के लिए माउंट बैटन है बेटा, क्योंकि 46-47 है ना, वो तो बाद में बनेंगे, अभी तो माउंट बैटन है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी के लिए, अभी देश आजाद नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 हमने नोट कर लिए। चलो जी, कोई बता सकता है लॉ किसके हाथ में था? B.R. अम्बेडकर। यही मुझे आपसे उम्मीद थी। ये तो मुझे कल भी एक बार रिपीट करना ही पड़ेगा। सर आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, आप कह सकता हूँ आप गलत सोच रहे हो। लॉ इनके पास था। आगे चलते हैं। कहीं तो गूगल कर चुके होंगे अब तक, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं भी पढ़ोगे ढंग की जगह पे तो यही मिलेगा। कोई बात नहीं बेटा, मन हल्का कर लो, चेक कर लो, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। क्या बचा है मैं एक बार देख लूं। माइंस पोर्ट नहीं हुआ है मेरा कल। माइंस एंड पोर्ट, बताओ जी। वर्क भी लिख सकते हो इसके साथ, CH हवा। और देखो, एक सेकंड रुको, मैं एक बार देख लेता हूँ। PM 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। रेलवे बचा है, थोड़ा मुझे आप समय दें, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ऐसा कुछ नोट नहीं करा है सब के लिए। और डिफेंस हेल्थ फाइनेंस, एजुकेशन, लेबर, बाबू जगजीवन राम भी इन्हें कहते हैं। एक बार गिनती मारना यार, कौन बचा है मैं देख लेता हूँ। कोई तो बचा है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 आप इसे नोट करो, मैं थोड़ा सोचता हूँ कौन बचा है। कॉमर्स बचा है, कॉमर्स मेरा ख्याल। आप इसे नोट करो, कुछ तो बचा है। आप इसे नोट करें, मैं थोड़ा दिमाग पे लोड डाल रहा हूँ, कौन बच गया यहाँ पे। एजुकेशन, फूड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो हो गया ना बेटा, एग्रीकल्चर ही नहीं हुआ क्या? अच्छा एग्रीकल्चर बच गया। एग्रीकल्चर, फूड प्लस एग्रीकल्चर कह सकते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फटाफट नोट करें। इन्हें देखो, कोई स्पोर्ट्स IT, अरे भैया अभी देश को तो आजाद दो, तुम्हें खेल खेलना है, बताओ हद हो गई। अरे देश आजाद हो रहा है बड़ी मुश्किलों से यार, तुम्हें फुटबॉल खेलनी है। अभी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं इनके। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं। बेटा डिफेंस में आ गया ना नेवी रक्षा, फटाफट नोट करें। चलें आगे, इतने ही मेरे हिसाब से काफी है। Any reason that you know of why they did not join? Yes, because they did not want to. यही रीजन है, और ये रीजन काफी बढ़िया रीजन है। देखिए, मुस्लिम लीग डज नॉट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स, ऐसा उन्हें लगता था बस। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे थे जो भारत का हिस्सा बनना चाहते थे प्राउडली, आज भी, कल भी, परसों भी, तब भी। मुस्लिम लीग तो कुछ सेक्शन ऑफ पीपल थे जो चाहते थे हमारा देश अलग हो, सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते थे। बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो अपने ही देश में तब भी रहना चाहते थे, आज भी रहना चाहते हैं। ये सिर्फ सोच है हमारी कि मुस्लिम लीग के नाम में मुस्लिम आ गया तो वो जो है
सभी मुस्लिम्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आगे चलें दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। नहीं, सब आईएनसी से नहीं थे, बहुत से कुछ नॉमिनेटेड भी थे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, अभी के लिए इसे यहीं पे थामते हैं। मुझे बताएँ यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों या नहीं समझ पाए? अब कहानी को थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं, मैंने आपको छोटा-सा एक इंटरिम गवर्नमेंट लिखवाया जो कि आपको अंदर से समझ आ गया है कि शायद हम कभी याद ना कर पाएँ, लेकिन ये आपका वहम है, आप इसे ज़रूर याद कर पाएँगे। चिंता ना करें, इसे आप 50 करोड़ बार रिवाइज़ करें और उसके बाद आप इसे याद कर पाएँगे। आगे चलते हैं। चलें आगे। अब मैं आपके साथ कोई डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए कौन-सा डेट था जब डिक्लेयर हुआ था कि भारत जो है इंडिपेंडेंट होगा? कोई बता सकता है? मोइन एक सेशन और लगेगा आप लोगों को कनेक्शन बनाने में। आप में से अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कनेक्शन को जो है नहीं समझ पा रहे होंगे। अभी के लिए आप इसे इग्नोर करें। एक सेशन और लगेगा तब आप समझ जाओगे। डिक्लेरेशन हुई थी 20 फरवरी को। डिक्लेरेशन हुई है ना अभी बाय क्लेमेंट एटली। अभी तो बस बताया गया है कि देश आज़ाद होगा। क्योंकि गांधी जी इन सब चीज़ों से थोड़े ऊपर थे। मतलब वो पर्सनली थोड़ा इस तरफ इंक्लाइंड नहीं थे। ठीक है जी, यहाँ तक सब ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? मुझे बताएँ, आप ज़िंदा हैं या दिमाग तो खैर फट चुका होगा। एक आध सेशन और ऐसे ही चलेगा दोस्त, उसके बाद सब चीज़ें ठीक होंगी। बट देखो टीचर के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ना पढ़ाओ, बच्चे को लगेगा हिस्ट्री बेहतरीन हो गई। एक होता है पढ़ा दो, जिससे बच्चे को थोड़ी टेंशन हो लेकिन पेपर में मज़ा आ जाए। अभी आपके ऊपर है जी, आपको क्या ठीक लगता है। मैं तो पढ़ाता हूँ और मैं तो पढ़ाऊँगा हर बार, ठीक है? एक बार डाउट्स की संख्या देख लेते हैं, आज आपकी क्लास यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं क्योंकि कहानी थोड़ी-सी पेचीदा ऑब्वियसली चल ही रही है, तो आप पे ज़्यादा अत्याचार जो है नहीं करेंगे और एक आध सेशन अपना ऐसे ही थोड़ा-सा चल रहा है। एक आध सेशन जो है अपना इस महीने में मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न का मैक्सिमम पोर्शन आपका पूरा करा दूँ और उसके बाद अपना ये है कि पहला हफ्ता जो अगले महीने का होगा उसमें अपना जो है एंशिएंट पैक हो जाएगा। एंशिएंट में कुछ खास इतना बनता नहीं, ठीक है? चलो, आप सभी का क्लास यहाँ पे कंक्लूड होता है। जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको थोड़ा-सा जल्दी फ्री कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा होगा कि ये वाली क्लास जो है अपनी 2 सवा 2 घंटे से कम हो खत्म होगी। बट देखिए अपने को घड़ी के हिसाब से नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना है कंटेंट के हिसाब से। कंटेंट भारी है और आपको इतना सा छोटा-सा तोहफ़ा तो मेरी तरफ से मिलना ही चाहिए, ठीक है? आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना, अच्छे से अपनी तैयारी करें और आपसे मिलते हैं आने वाली क्लास में। अभी के लिए प्लीज़ आप इसे कुछ भी ना कहें, कुछ भी अपने पास से असम्पशन्स ना बनाएँ, इसे मिक्स अप ना करें। देखिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ है कैबिनेट जो भारत की होगी 1950s वाले इलेक्शन की, तीसरी चीज़ है हमारे बी आर अम्बेडकर साहब की अपनी लिस्ट 7 लोगों की। तो प्लीज़ मिक्स अप ना करें, कोई असम्पशन्स ना बनाएँ, मेरे ऊपर इस काम को छोड़ें, मैं इसे बहुत बार बखूबी कर चुका हूँ, इस बार भी करूँगा। अपने पास से आप प्लीज़ ज़्यादा ना सोचें, ठीक है? चलो, जो जाना चाहे जा सकता है, आने के लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।